हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 11 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि आरबीआई के नए गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए हैं। ये कौन है और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इनके बारे में वीडियो के बीच में बात करेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय ने फॉर्मूला ट्रू कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप अपने नाम करी है। इसके भी बारे में वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे बेसिकली दो क्वेश्चन पूछे थे। मैं दोनों के बारे में वन बाय वन आपसे बात करूंगा। पहला क्वेश्चन मैंने स्टैटिक जीके का आपसे पूछा था। मेरा सवाल ये था कि ये कौन सा खेल है जिसमें शो जंपिंग वर्ड यूज किया जाता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने आंसर किया है हॉर्स राइडिंग, उन सभी का आंसर सही है। घुड़सवारी एक ऐसा खेल है जिसमें शो जंपिंग नाम का वर्ड यूज किया जाता है। अब ये होता क्या है, देखिए। ये एक तरीके का इवेंट होता है हॉर्स राइडिंग का, जिसमें कई सारे ऑब्स्टेकल्स बनाए जाते हैं। अब इन ऑब्स्टेकल्स को जो हॉर्स राइडर होता है वो हॉर्स के साथ इस तरीके से वन बाय वन पार करता चला जाता है। एक तरीके की रेस होती है घुड़सवारी में, जिसमें घोड़े की फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड चेक करी जाती है। और खास बात यह है कि हॉर्स राइडिंग में जो शो जंपिंग इवेंट है, ये ओलंपिक्स में भी आयोजित किया जाता है। मतलब एक तरीके से ये ओलंपिक इवेंट भी है। तो दुनिया भर में जाना माना ओलंपिक इवेंट है शो जंपिंग हॉर्स राइडिंग। अब दूसरा सवाल जो कि मैंने आपसे पूछा था, वो आपसे मैंने ये पूछा था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, इसकी हाइट कितनी है फीट में। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। दरअसल अगर मीटर में बात करें तो 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है। और अगर हम फीट में बात करें तो 597 फीट इसकी टोटल हाइट है। 2018 में इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के केवादिया में किया गया था। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सही आंसर किया है उनमें से हैं इंडिया सेंटिमेंट्स एंड लिप सरंजी, पूजा कुमारी, धर्मेंद्र चौरसिया और रोहित डोंगरे हो गए और राजा हो गए। इन सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इसका आंसर दिया है, दोनों का आंसर सही दिया है, वो हैं मुस्लिमा खातून और मनदीप कौर। उम्मीद करता हूँ आप सभी करंट अफेयर के साथ साथ डेली के पीडीएफ भी डाउनलोड कर रहे होंगे और उन्हें पढ़ भी रहे होंगे। जो डेली पीडीएफ मैं आपसे शेयर करता हूँ उसमें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके बहुत सारी होती है, जो कि बहुत ही सिलेक्टिव होती है और आपके एग्जाम को देखते हुए है। तो आप उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि स्टैटिक जीके की सारी समस्या आपकी एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाली है। आप डेली डेली जब उसे थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे तब जाकर ये कवर हो पाएगी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। हाल ही में भारत सरकार ने कौन से देश के साथ इकोनॉमिक पैक्ट साइन किया है? और ये जो इकोनॉमिक और बिजनेस कोलैबोरेशन है, ये कई सारे मतलब मल्टीपल सेक्टर्स में लॉन्च किया गया है। तो भारत और नॉर्वे के बीच में ये पैक्ट साइन किया गया है। ये जो फोरम की मीटिंग थी, इसको मुंबई में आयोजित किया गया और इसमें नॉर्वे की तरफ से 20 लोगों का डेलीगेशन आया था। इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत और नॉर्वे मिलकर व्यापार को तो बढ़ावा देंगे ही देंगे, साथ में इंडस्ट्री मैनेजमेंट में क्लाइमेट को देखते हुए भी काम करेंगे। मतलब बिजनेस के साथ साथ ये भी देखेंगे कि हाँ, पॉल्यूशन नहीं जनरेट हो, इस तरीके से उस पर काम करेंगे। ये मीटिंग 8 दिसंबर को मुंबई में आयोजित करी गई है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। और नॉर्वे में जो करेंसी चलती है इसको बोलते हैं क्रोन। क्या बोलते हैं? क्रोन। नॉर्वे में इस टाइम पर प्रधानमंत्री हैं जोनास गाहर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जोनास गाहर। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इंटरनेशनल कनक्लेव 2024 आयोजित किया गया इंसोल इंडिया के साथ मिलकर? तो देखिए यहाँ पर इंसोल का मतलब क्या है। इंसोल बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना सन 1997 में करी गई थी। इसका मेन उद्देश्य था कि पूरे भारत भर में ऐसे लोग जो कि बैंकों के साथ खिलवाड़ करते हैं, फ्रॉड करते हैं और पैसा ले लेते हैं बैंकों से, उसके बाद बैंक का पैसा वापस नहीं करते हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखता है ये। तो इन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक मीटिंग लॉन्च करी है, जिसका नाम था इंटरनेशनल कनक्लेव 2024। ये मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित करी गई है। इसका मेन उद्देश्य भी वही रहा। देखिए है क्या कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 2016 में करी गई है। तो ये बोर्ड नया है और ये संस्थान काफी पुराना है। तो इन दोनों ने मिलकर एक बार इसे रिवाइज किया कि हाँ, जो इसके कानून हैं उन पर और कड़ी प्रतिक्रिया लाई जाए। क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये हर तरीके के इस तरीके से
ऐसे केसेस या फिर ऐसे कंपनीज आप बोल सकते हो, किसी इंडिविजुअल ने बैंक से लोन लिया है, वापस नहीं किया है, या किसी कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया, वापस नहीं किया है, इस तरीके के केसेस को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। हाल ही में अफ्रीका का एक देश है घाना। घाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं और जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जॉन महामा। क्या नाम है? जॉन महामा। पूरा नाम है जॉन ड्रामानी महामा। तो ये 8 साल पहले भी एक बार राष्ट्रपति बन चुके थे घाना के, एक बार फिर से सत्ता में आए हैं और इन्होंने इस बार इलेक्शन में हराया है नाना अकुफो एडो को। घाना की कैपिटल है अक्र। अब जॉन महामा के बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली इनके पिता अफ्रीका के एक रिच ट्रेडर हुआ करते थे और अपने पिता की देख-रेख में पले-बड़े, लेकिन इन्हें वो रिच लाइफ पसंद नहीं थी और धीमे-धीमे करके पॉलिटिक्स में आ गए। पॉलिटिक्स में आने के बाद पहली बार साल 1996 में पार्लियामेंट में ये इलेक्ट हुए। उसके बाद 1998 से लेकर 1998 से साल 2001 तक कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी रहे ये घाना के। उसके बाद साल 2012 में उस टाइम पर जॉन एटा मिल्स राष्ट्रपति हुआ करते थे घाना के, तो उनके कार्यकाल में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु होती है और उसी के बाद इनको मौका मिल जाता है तुरंत राष्ट्रपति बनने का। तो 2012 में ये राष्ट्रपति बने थे लास्ट टाइम। उसके बाद इनका जो कार्यकाल है ये 2016 तक चला और अब 8 वर्षों के बाद एक बार फिर से ये राष्ट्रपति बने हैं घाना के। इन्होंने अपने पूरे इलेक्शन को एक ही तर्ज पर लड़ा हुआ है और वो ये कि ये आने वाले समय में घाना की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाएंगे। इसी वजह से लोगों ने इनको वोट दिया हुआ है। ये कौन सी कंपनी है जिसको $15 मिलियन का लोन मिला है ब्लू ऑर्चर्ड से? ब्लू ऑर्चर्ड माइक्रो फाइनेंस फंड जो कंपनी है, ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है और इन्होंने भारत की एक एजुकेशन कंपनी जिसका नाम है वर्थाना, वर्थाना को $15 मिलियन का लोन दिया हुआ है। स्विट्जरलैंड बेस्ड ब्लू ऑर्चर्ड जो है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि दुनिया भर में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लोन देने का काम करते हैं। $15 मिलियन का मतलब हो गया करीब 127 करोड़ का लोन हो गया ये करीब। तो वर्थाना एक ऐसी एजुकेशन कंपनी है जो कि भारत में प्राइवेट स्कूल्स चलाने का काम करती है। तो इस पैसे की मदद से वर्थाना अपनी ब्रांचेस को भी बढ़ाएंगे, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पहले से बेहतर बनाएंगे। वर्थाना की स्थापना साल 2013 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके सीईओ हैं स्टीव हार्डग्रेव। ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा पूरे भारत भर में एमएसएमई क्लस्टर प्रोग्राम चलाया गया है? और इसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत भर में छोटे और लघु उद्योग करने वाले जो लोग हैं, उनको ये बैंक लोन देने का काम करेगा। और पूरे भारत में जब ये इन्होंने क्लस्टर प्रोग्राम चलाया, प्रोग्राम चलाने के साथ ही ऑन द स्पॉट इन्होंने 6,200 करोड़ के लोन वितरित किए हैं अलग-अलग एमएसएमईज को। ये बैंक है कैनरा बैंक। इसका मतलब ये है कि कैनरा बैंक ने पूरे भारत भर में 238 एमएसएमई क्लस्टर्स में जा जाकर प्रोग्राम आयोजित किए और वहां पर ये एमएसएमई से मिले और ऑन द स्पॉट इन्होंने लोन्स वितरित किए हैं, या फिर आप बोल सकते हो लोन सैंक्शन किए हैं एमएसएमईज को। तो 6,200 करोड़ के लोन कैनरा बैंक के द्वारा एमएसएमईज को पूरे भारत में दिए गए हैं। कैनरा बैंक काफी पुराना बैंक है। इसकी स्थापना साल 1906 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके सीईओ है के सत्यनारायण राजू। क्या नाम है? के सत्यनारायण राजू। एचडीएफसी की स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना भी 1994 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। और यस बैंक की स्थापना साल 2004 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार ये जो दिवस है, यह साल 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा लॉन्च किया गया था। 1948 ये वर्ष पहली बार ऐसा था जब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दुनिया भर के देशों में ह्यूमन राइट्स को अप्लाई करने के लिए आदेश दिए गए थे। इस बार की जो थीम रही, ये थी आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। स्पेशली जो बैंक वाले स्टूडेंट हैं या फिर इंश्योरेंस में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप थीम जरूर ध्यान रखा करें। बाकी जो एसएससी और स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं, आप केवल दिन ध्यान रखेंगे उतना ही बहुत होगा। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से आरबीआई के नए गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं,
ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और 1990 बैच के अधिकारी हैं और भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी अभी तक ये थे। और इनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो अब ये होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। अभी तक शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर थे। ये पूरे 6 साल का कार्यकाल अपना सर्व कर चुके थे। साल 2018 में शक्तिकांत दास गवर्नर बने थे। 6 साल के कार्यकाल के बाद कल के दिन 10 दिसंबर को इनका आखिरी दिन था बैंक में। और अब ये रिटायर हो गए अपने पद से और संजय मल्होत्रा ने जगह ले ली है आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में। शक्तिकांत दास का कार्यकाल पूरे तरीके से सफल रहा और इनको पिछले साल गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया गया था। संजय मल्होत्रा के अगर बारे में बात करें तो इनके करियर में इससे पहले ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में भी सर्व कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सर्व कर चुके हैं। और इस टाइम पर रेवेन्यू सेक्रेटरी तो ये थे ही। राजस्थान कैडर से बिलोंग करते हैं संजय मल्होत्रा। बेसिकली अगर बात करें तो इन्होंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी हुई है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने पब्लिक पॉलिसी में करी है अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको पता ही है मुंबई। इसकी स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। यह कौन सी कंपनी है जिसको 2024 का AWS पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है हेल्थ केयर और लाइफ साइंस कैटेगरी में? यह कंपनी है सीटीएस टेक। क्या नाम है? सीटीएस टेक। इस कंपनी ने हेल्थ केयर सेक्टर में और लाइफ साइंसेस में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए इन्होंने 2024 के अमेजॉन वेब सर्विसेज पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेजॉन वेब सर्विसेज पार्टनर अवार्ड पूरे दुनिया भर में इस तरीके का प्रोग्राम है जो कि क्लाइमेट के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में जो लोग बेहतर कार्य करते हैं उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। सीटीएस टेक कंपनी भारत की एक कंपनी है। 2005 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं राजन कोहली। यहां पर मैं लिख देता हूं, राजन कोहली। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में आ चुकी है और ट्रंप सरकार के द्वारा ये कौन है जिनको सिविल राइट्स के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये भारतीय मूल की हैं, हरमीत ढिल्लों। बेसिकली इनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। उसके बाद ये छोटी थी जब तब इनके पेरेंट शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप की इस बार के कैबिनेट में ये चौथी ऐसी भारतीय मूल की व्यक्ति हैं जिनको जगह दी गई है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। काश पटेल हैं। कौन? यहां पर मैं लिख देता हूं, काश पटेल। इनका अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, क्योंकि काश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और अब हरमीत ढिल्लों असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, इसके अलावा तुलसी गबार्ड हो गए और विवेक रामास्वामी। ये टोटल 4 व्यक्ति हैं जो कि भारतीय मूल से बिलोंग करते हैं और ट्रंप के कैबिनेट में इनको जगह मिली है। ऑब्वियस सी बात है, आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते काफी अच्छे हो सकते हैं, पहले से और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है SM कृष्णा। हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं SM कृष्णा। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सन 1999 से लेकर साल 2004 तक रहे हैं। उसके बाद 2004 से लेकर 2008 तक ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक बड़ा नाम SM कृष्णा, जिनका निधन हो गया। पहले ऐसे भारतीय रेसर ये कौन बन गए हैं जिन्होंने फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है? तो जो पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है कुश मैनी। इन्होंने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है। आज तक कोई भी भारतीय फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप नहीं जीता है। इस बार की ये चैंपियनशिप यूएई में अबू धाबी में आयोजित करी गई थी। क्या आपको पता है फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 में अंतर क्या होता है? देखिए, जो फॉर्मूला 1 रेस होती है इसमें जो कारें यूज करी जाती हैं उनकी स्पीड 1000 हॉर्स पावर की होती है, जबकि फॉर्मूला 2 में जो कार यूज करी जाती हैं उनकी स्पीड 620 हॉर्स पावर की होती है। फॉर्मूला 1 में जो टॉप स्पीड होती है ये 230 माइल्स पर आवर की होती है, जबकि फॉर्मूला 2 की मैक्सिमम स्पीड 200 माइल्स पर आवर की होती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। आपको पता है आप एग्जाम इंजन से सिर्फ 49 रुपए में टेस्ट पास ले सकते हैं। इस टेस्ट पास के अंदर 300 से ज्यादा आपको पूरे टेस्ट मिल जाते हैं।
चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो। आप आराम से उन मॉक टेस्ट को देकर अपनी एलिजिबिलिटी को या फिर आप देख सकते हो आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उसे आप असेस कर सकते हो। साथ में अगर बात करें, इस टेस्ट पास के अंदर आपको 6 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। जी हाँ, केवल ₹49 में आप टेस्ट पास लेकर अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हैं। अगर आपका सवाल है किसी भी एग्जाम के लिए, जी हाँ, हर एक एग्जाम के लिए। वहाँ पर अलग-अलग सेक्शन आपको मिल जाएँगे। एसएससी का अलग है, बैंक का अलग है, रेलवे का अलग है। एक ही टेस्ट पास में आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस और स्टेट पीसीएस में भी अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग पैनल उसमें बने हुए हैं। हर एक पैनल में आपको अलग-अलग मॉक टेस्ट ही मिलेंगे। सेम उसी तरीके के मॉक टेस्ट जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को इको फ्रेंडली बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो ये है आईआईटी गुवाहाटी। इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को इको फ्रेंडली बायोफ्यूल में कन्वर्ट आसानी से अब किया जा सकेगा। और इसकी मदद से अभी तक जितना मतलब जो भी ईंधन आप यूज़ करते थे इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, फैक्ट्रीज़ वगैरह, ये सब भी ईंधन से चलती है ना, तो वहाँ पर जितना धुआँ पैदा होता था, उसका 87% तक कम हो जाएगा। इवन इतना ही नहीं, इन इंडस्ट्रीज़ से कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट होता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न है एयर पॉल्यूशन का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 87% की डायरेक्ट कमी देखने को मिलेगी। सेव 50 कोड लगाकर विंटर ऑफर के अंतर्गत आप मेरा कोई भी बैच अवेल कर सकते हैं। 2025 के हर एक एग्जाम के लिए जीएस जीके का स्पेशलिस्ट बैच आप अवेल कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी बैच आप अवेल करेंगे, बात एक ही है। सेव 50 अगर आप कोड लगाते हैं तो डायरेक्ट फीस जितनी है उसकी आधी हो जाएगी। एनटीपीसी के लिए भी स्पेशल बैच लॉन्च है जिसमें जनरल साइंस और जीएस जीके कंप्लीट है आपकी। मैथ्स एनटीपीसी के लिए पूरा सिलेबस कवर करती है और रीजनिंग भी कवर है। 350 घंटे से ज़्यादा का पूरा ये बैच है जो कि आपका एनटीपीसी का कंप्लीट सिलेबस कवर करता है। 1 साल की वैलिडिटी है और इसका डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप पर्टिकुलर बैच जैसे कि ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, ओनली ज्योग्राफी, इस तरीके से भी अवेल कर सकते हैं। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, दुनिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल कौन से देश से बिलोंग करते हैं? आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके इतना हंगामा क्यों मचा रखा है भाई? हजारों लोग फायदा ले चुके हैं। आप कब लोगे इसका फायदा? जब एग्जाम निकल जाएगा तब। किताब लॉन्च तो कर चुका हूं मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की। ये वो किताब है जिसमें मैंने 81 से ज्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर किए हुए हैं। इतना ही नहीं, 3500 करीब टीसीएस पैटर्न पर आधारित पिछले 5 सालों के स्टैटिक जीके के पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं। टेबल की फॉर्मेट में मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं पिछले 3 सालों की मेहनत लगाकर, और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। Amazon पे जाकर एक बार रिव्यू देखिए लोगों के, जिन लोगों ने इस किताब का फायदा लिया है। आज ही Amazon से ये किताब आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। एग्जाम कोई भी हो, स्टैटिक जीके के लिए रामबाण है किताब। हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में मैंने इसे लॉन्च किया हुआ है। अपने हिसाब से किसी भी आप राज्य में रहने वाले हो, आप ऑर्डर करके आज ही अपने घर मंगा सकते हैं। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब देर नहीं करनी है, स्टैटिक जीके में नैया पार लगाइए।